अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव जामी में खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की सियासत भी ज़ेर बहस है और साथ बदलता बैनुल-अक़वामी मंजरनामा भी, जहाँ पाक अफगान डायलॉग के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं हमें सुनने को मिल रही। भारत ऑन दी पैरेलल एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रहा है गुजरात, पाकिस्तानी सिंध और सरक्रिक के इलाके में, और भारतीय वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि किसी भी वक्त जंग की सूरत हाल बर्पा हो सकती है। साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तानी क़यादत, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सऊदी अरब हो, उर्दन हो, उसके दौरे पर हैं। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी, वो बांग्लादेश के दौरे पर हैं। गज़ा के हवाले से खबरें भी आ रही हैं इसराइली अखबार में। तो एक से बढ़कर एक अहम इशू है जिस पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले मुल्क की सियासत, जहाँ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी हो रही है, दोबारा से सियासी रद्दोबदल हो रहा है। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में नए CM तो आ गए, उनकी अभी तक काबीना नहीं बन सकी। उनकी कोर कमांडर से मुलाकात की इत्तला भी आई, लेकिन एक बार फिर वो अपने रहनुमा से अडयाला में नहीं मिल सके। मौजू पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है दो इंतहाई सीनियर सियासतदानों को। जनाब शौकत यूसुफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, सीनियर सियासतदान हैं, और जनाब इख्तियार वली साहब, आप प्राइम मिनिस्टर के मुआवने खुसूसी कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शौकत साहब, सुहेल आफरीदी एक बार फिर आज इमरान खान साहब से नहीं मिल सके। राना साहब ने तो कहा था कि सोमवार को मुलाकात हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बस ये तो हुकूमत से पूछना चाहिए कि मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी, क्योंकि अदालतें फैसला करती है और हुकूमत के जो कारिंदा है, जो अडयाला जेल के सुपरटेंडेंट है, क्या वो इतने ताकतवर हैं कि हुकूमत की वज़रा कहते हैं कि जी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं होती है। तो ये तो सोचने की बात है ना कि सिस्टम कौन चला रहा है, हुकूमत कौन चला रहा है। तो आई थिंक मुलाकात हो जाती तो बेहतर होता। क्या मतलब, क्या नुकसान होता, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने खौफ क्यों है उससे, सुहेल अफरीदी से। एक नौजवान वज़ीर आला है और चाहता है कि अपने सूबे के लिए कुछ करे और अपने लीडर से वो गाइडलाइन ले ले, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है। टीवी पे आके वज़रा साहिबान कहते हैं कि जी मुलाकात हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं होती। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? अब ये तो हुकूमत ही बता सकती है। बहरहाल ये अच्छी बात है कि खान साहब ने इजाज़त दे दी है, जो इख्तियार है वो दे दिया है उनको, CM साहब को, कि अपनी कैबिनेट बना लें। तो हो सकता है कि अब इसके बाद वो अपनी कैबिनेट पे तवज्जो दें। यानी अब काबीना बन सकती है, क्योंकि काबीना यहाँ थी नहीं, और काबीना की अहमियत तायनी तौर पर आपको बेहतर पता होगी। बगैर काबीना के CM के अहकामात जो हैं उनकी स्टैंडिंग क्या होगी? देखिए, काबीना तो बन जाती, काबीना में कोई इतनी मुश्किलात नहीं थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि पहली दफ़ा उनको वज़ीर आला बनाया गया, और फिर ये कि उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी, ना उसके बाद हुई है खान साहब से। तो वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं खान साहब से कहूँ कि जी आप बताएं क्या करना है, कौन से, क्योंकि सारा खान साहब सबको जानते हैं। तो उनका एक अपना एक वो सोच थी कि मैं खान साहब से मिल लूँ। ठीक, तो मेरे ख्याल से कोई इतना वो नहीं था, लेकिन हुकूमत ने उसको चलें, खान साहब से तो मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही, लेकिन इत्तला है कि कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात जरूर हुई। उसमें मैं बात करता हूँ, लेकिन जो आपने सवाल उठाया कोर कमांडर साहब से, मैं आता हूँ जिस पे कोर कमांडर साहब से बिल्कुल मुलाकात। मैं अगर आप इजाजत दें, पहले जरा ये जो आपने बात की कि हुकूमत जवाब दे कि मुलाकात क्यों नहीं होने दे रही वो सुहेल आफरीदी की, आखिर क्या डर है? इख्तियार वली साहब, यही सवाल जो जनाब शौकत यूसुफ साहब ने उठाया आपकी खिदमत में है। राना साहब ने तो कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, कि सोमवार को मुलाकात हो जाएगी। क्यों नहीं उनकी मुलाकात हो पा रही? क्या डर है हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। हुकूमत को क्या डर होगा, डर की क्या ज़रूरत है। मुलाकात की बात है, आज नहीं तो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, तरसों हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। मुलाकातें बड़ी इनकी हुई है, उसका क्या फ़ायदा हुआ मुल्क को, कौम का, वो भी कौम के सामने है। दूसरी बात, अगर काबीना की फॉर्मेशन की है तो अजमल जामी साहब, दो तीन बड़े सादा से सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, कौम के सामने रखता हूँ। मुझे भी ज़रा समझाइए कि क्या कोई, ये जो इमरान खान साहब हैं, जो बानी PTI हैं, क्या वो एक कन्विक्टेड पर्सन की हैसियत से इस वक्त जेल में है? यस, बिल्कुल है। क्या उनके पास कोई पार्टी का ओहदा है? नहीं है। क्या कोई कन्विक्टेड पर्सन जो है वो कैबिनेट की फॉर्मेशन कर सकता है? और अगर करता है तो उसकी लीगल पोजीशन या स्टैंडिंग क्या होगी? ये सवाल आपके सामने है। मेरे ख्याल में तो मुलाकात की बात काबीना की फॉर्मेशन के साथ
नथी करना, ये अपने लिए एक और कट्टा खोल रहे हैं और एक और मसला बना। लेकिन इख्तियार साहब, वो कन्विक्टेड तो खान साहब तब भी थे जब अली अमीन गंडापुर साहब सीएम थे। अली अमीन तब भी उनसे मिलते थे, मुलाकातें होती थी, अडयाला के रास्ते खुलते थे, दरवाजे खुलते थे। तब ये सवाल और ये दलाइल आपके क्यों नहीं थे? सिर्फ ये दलील जो है सुहेल अफरीदी के लिए क्यों है? अली अमीन की कैबिनेट के बारे में कभी आपने सुना हो तो मुझे भी बताइए कि ये कैबिनेट इमरान खान साहब ने बनाई है। कभी किसी ने ये पॉइंट उठाया हो तो मुझे भी बताइए। इस तरह की कोई बात नहीं थी। मुलाकात तो मैंने आपको कहा कि ये तो बड़ी अरसे से इनकी होती रही है, कभी हो जाती है, कभी नहीं हो जाती है, कभी सुबह सुबह भी जरूरत होती है तो सुबह सुबह भी इनकी मुलाकात करा दी जाती है। वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मुलाकात को नथी करना इस बात के साथ कि कैबिनेट तो तभी बनेगी जब मुलाकात होगी, ये मेरे ख्याल में अपने लिए कोई नया मसला ये बना लेंगे। जो नया मसला क्या बन सकता है ये मैं आपसे जानता हूं, लेकिन पहले आपका एतराज, आपसे मैं नया मसला भी जानूंगा। शौकत साहब, ये एतराज आप लिया, उनकी दलील ये है कि कन्विक्टेड हैं खान साहब, उनकी राय से बनी काबीना की आईनी सियासी हैसियत क्या होगी? देखिए, कन्विक्टेड जिस तरह है वो सारी दुनिया को पता है कि उनके खिलाफ जो जाली केसेस बनाए गए हैं, एक सियासी कैदी हैं। क्या इससे पहले नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड नहीं थे? वो जेल में नहीं थे सारी जिंदगी के लिए, वो नाअहल नहीं हुए थे, लेकिन क्यों मुलाकात के लिए जाते थे वहाँ, लंदन जाते थे, वहाँ मुशावरत होती थी। कि लीडर से मुशावरत करना कोई गलत बात नहीं है। सही है। और उन्होंने कोई नोटिफिकेशन तो उन्होंने अपने हाथ से नहीं करना होता है कि वो कह देंगे तो ये चैलेंज हो जाएगा। भाई वो एक मुशावरत है, आप उसको बेशक 100 साल भी उसको सजा सुना दें, लेकिन लीडर तो वो है ना, इससे तो इनकार नहीं है। उसी के नाम पे वोट पड़ता है। या तो बता दें कि जी वोट सुहेल अफरीदी ने अपने जात में लिया, या मैंने अपनी जात में लिया, या किसी और पार्टी वालों ने लिया, हमारा तो वोट ही नहीं है। वोट तो इमरान खान का है ना, तो इस चीज को तो मानना चाहिए। जब वोट उसका है, मैंडेट उसको दिया अवाम ने, तो क्या उससे ये भी उनका हक नहीं है कि उनसे पूछ लिया जाए? तो आई थिंक ये इशू, देखें इस वक्त मुल्क के बहुत बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं ना हमारे। देखें, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, जो इशू इस वक्त चल रहे हैं अंदरूनी तौर पे, आप देखें अंदरूनी तौर पे हालात देखें, तो इसको वफाकी हुकूमत गैर संजीदा रवैया अपना रही है ना, कि भाई नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो ठीक है, नहीं मिलने दिया जा रहा, वो कैबिनेट बना लेगा। लेकिन चीजें ये है कि आपने खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से ये काफी वो है, इसको अगर आप अनबोर्ड नहीं करेंगे, इससे आप वो मसाइल उलझाएंगे तो मसाइल उलझेंगे और भी उलझेंगे। तो आई थिंक मेरा तो ये ख्याल था कि हुकूमत एक अच्छा रवैश इख्तियार करेगी, और जिस तरह आपने कमांडर साहब की बात की, वो बिल्कुल आए, उन्होंने मुबारकबाद दी, अच्छी बात है, वेलकम करते हैं। कोई हमारी उनके साथ कोई लड़ाई तो नहीं है, ना पीटीआई कोई लड़ाई है। तो एक बयानिया बनाया गया ना कि जी फौज मुखालिफ है, हम कोई फौज मुखालिफ नहीं है। लेकिन ये मुलाकात, ये इस मुलाकात के लिए भी क्या खान साहब की इजाजत लेनी पड़ी उन्हें? नहीं, वो आ गए ना, जब आ गए तो उसमें इजाजत की क्या जरूरत है, वो आ गए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने, बलूचिस्तान के वजीर आला ने उनको मुबारकबाद दी है, सिंध के वजीर आला ने दिया, हाँ पंजाब के नहीं दिए, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन बाकी वज़ीर आला ने, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी फोन पे, और शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले दिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब जो चीजें देखें सियासत में अपनी अपनी वो है, लेकिन एक दूसरे का मैंडेट। पंजाब की वज़ीर आला ने मुबारकबाद नहीं दी, ये आप बता रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने नहीं दी, उन्होंने नहीं दिए। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मुश्किलात है सूबे को, मुल्क को, तो क्या उसमें ये छोटी छोटी चीजें करके आप इख्तिलाफात डेवलप करके क्या इससे कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है? मैं ना इख्तियार साहब की खिदमत में एक नुक्ता रखना चाह रहा हूँ आपकी गुफ्तगू की रोशनी में। इख्तियार वली साहब, जो आपने दलील दी काबीना की तश्कील के ऊपर कि उसकी आईनी हैसियत क्या होगी जो इमरान खान साहब की मंजूरी से बनेगी, तो ये जो सीएम हैं जिनको आपके प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दे रखी है, वो भी तो इमरान खान साहब के अहकामात के बाद बने ना। अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दें, खान साहब का फैसला था। नया सीएम सुहेल अफरीदी होगा, खान साहब का फैसला था। तो उनको तो मुबारकबाद आपके पीएम दे रहे हैं, काबीना बन जाए, इसमें क्या हर्ज थी अगर उनकी मंजूरी? देखिए, नंबर 1 मैं आपको ये बताऊं कि जो साकिब निसार की अदालत का फैसला था वो आपको याद है सेनेट के इलेक्शन में
कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक और इनकी जमात के मुतल्लिक क्या फैसले किए गए थे कि कन्विक्टेड बंदा जो है वो टिकट नहीं दे सकता, वो फैसला नहीं कर सकता, वो पार्टी को पैट्रोनाइज नहीं कर सकता, वो पार्टी का ओहदा नहीं कर सकता, वो उसके फैसले नहीं कर सकता, वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और इनकी फेवरेट अदालत का फैसला है, इनके फेवरेट चीफ जस्टिस का फैसला है, उसके वर्डिक्ट से। मैं खुद से तो बात नहीं कर रहा। सही है। इनकी मैं अपने आप से तो नहीं कर रहा हूँ, जो इनके बड़े अच्छे खासे बड़े करीब थे, दिल के करीब थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मुबारकबाद की हुई, तो जरा मुझे बताइए कि तारीख जो 13 साल की पीटीआई की तारीख है, इन्होंने कभी अपने मुखालिफ जीतने वाले को किसको मुबारकबाद दी है? वैसे तो नवाज शरीफ भी इनके घर गए थे, बनी गाला इमरान खान के पास, उसका भी हमने रिजल्ट देखा। मैं खुद इनसे इलेक्शन जीता था, ज़िमनी इलेक्शन, असेंबली में गया हूँ, इन्होंने क्या मुझे मुबारकबाद दी थी? इनके यहाँ ऐसी रिवायात हैं कि ये अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद देते हैं। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद की बात है ना, तो जामी साहब वो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, चाहे वो इलिजिटिमेट ही क्यों नहीं है, उनका जो मैंडेट है उसको कोई दूसरी जमात तस्लीम करती है या नहीं करती, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, JUI उसको तस्लीम करे या ना करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की आवाज़ को वज़ीर आज़म ने एक्नॉलेज किया और उनको मुबारकबाद दी। लेकिन अब उसके बाद फिर क्या ड्रामाटाइज किया सिचुएशन को कि जी मैं पूछ कर बताता हूँ। इज दिस द वे टू इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? आप अपने बारे में तो कहते हैं कि आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, बट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक अबाउट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पीएम ने यानी ये आप कह रहे हैं ये बात पीएम ने ये बात नहीं की थी कि मैं पूछ के बताता हूँ, ये पीटीआई ने गलत बयान नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? नेवर, नहीं, ये लगी लिपटी बातें बनाना और स्टंटबाजी करना ये मीडिया। अच्छा, दूसरा चलें, इसको तो खुशाइंद करार देना कि कोर कमांडर और सीएम की मुलाकात हुई, वो गए वहां उनसे मिलने, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हम तो यही कहते हैं कि मैं कहता हूँ कल नहीं, आज रात को 12 बजे से पहले ये 9 मई पे भी माफी मांग ले तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करेंगे। अच्छा, ठीक। जो GHQ के पर हमले किए गए थे, जो PRC पर हमले किए गए थे, कर्नल शेर के मुजस्समों पर हमले किए गए थे, रेडियो पाकिस्तान जलाया गया था, तो कोई और तो था नहीं, यही थे ना। माफी मांग ले, इस पे भी हम उसके भी इनको वेलकम करते हैं। शौकत साहब इख्तियार वली साहब साकिब निसार साहब को याद कर रहे हैं, उनकी दी हुई जजमेंट के कन्विक्टेड पर्सन जारी नहीं कर सकता, तो ये उनकी बात में वजन तो है कि अगर वो वाला फैसला आपको पसंद था तो अब उस फैसले का इतलाक यहाँ हो तो क्यों ना हो, और आपने कभी मुबारकबाद नहीं दी अपने सियासी ओपोनेंट्स को। मैं अर्ज करूं, मुझे बड़ा दुख होता है जब हम बैठते हैं टीवी शो पे, तो मेरे ख्याल से 9 मई को तो मेरे ख्याल से कोई कितने साल से तो ज़्यादा ही हो गया, दूसरी 9 मई आ गई, फिर अब ये दूसरा साल शुरू है। मसला ये है कि इन सालों में इस हुकूमत ने क्या कारनामा किया है, वो कारनामा क्यों नहीं बयान करते हैं आवाम के सामने। जब हम बैठते हैं ना, मुकाबला करते हैं किसी दूसरे उसके, तो आप ये कहें ना कि जी हमारे देखिए, बस ये कहना बड़ा आसान है कि जी इमरान खान ने तो मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया था, हमने बिल्कुल ठीक कर दिया। भाई कहाँ ठीक किया है? आपकी कोई ग्रोथ रेट ठीक हुई है? आपके कोई एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई है? आपका क्या आपने किया है मैशत के साथ? आवाम को कोई रिलीफ दिया है? आज टमाटर देखो कौन सा रेट है, चावल देखें, घी देखें, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला है ना। आप जब से आप बैठे हैं, आपने लोगों की तबाही कर दी है। तो बात तो अपने उस पर करें कि आपने डिलीवर क्या किया है। अगर आप ज़बरदस्ती आकर बैठे हैं और ज़बरदस्ती निज़ाम को चला रहे हैं, फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आई थिंक इस तरह नहीं होता है। एक यहाँ सूबाई हुकूमत है, अवाम ने आप जो भी कहें, जब जो भी कहें, लेकिन अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया, इसलिए कि आपने तो निशान भी छीन लिया था, और किसी के पास चाइना का निशान था, किसी के पास लाठी थी, किसी के पास पता नहीं क्या था, रैकेट था, सबको इमरान खान के नाम पे ही वोट पड़े हैं। तो अब जब उनके नाम पे वोट पड़े हैं, तो उनसे मुलाकात करना या उनसे जो भी है मुशावरत करे या मुशावरत ना भी करे, वैसे ही जा रहे हैं, चले मुलाकात ही कर ली है, ये तो उनका हक है ना। क्या आपने कैदी बना दिया है, तो क्या किसी कैदी से मुलाकात नहीं हो सकती? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मंतिक बना। बहुत शुक्रिया जनाब शौकत यूसुफ और जनाब इख्तियार वली साहब, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में।
सियासी मामला पे दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं की राय आपने देखी। असल मौजू वही जिसका मैंने इजहार अपने इब्तदाइये में किया, पाक इंडिया सरहद हो, पाक अफ़गान मामलात हों, गाज़ा की सूरत हाल हो या बदलता जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामा और पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान के जो खदशात मंडला रहे हैं, उनके ऊपर बात करनी है एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जो हमारी मुल्क की रिवायती सियासत है उस पर जो गुफ्तगू है वो तो होती रहती है, तब से भी होते रहते हैं, मेहमान भी आते हैं, लेकिन मेरी इस प्रोग्राम में कोशिश होती है जो असल मसाइल हैं जिनके बड़े गहरे असरात हो सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, इस खत्ते के ऊपर, उनको बिलखुसूस हाईलाइट किया जाए और उसके लिए जो मुस्नद तज्ज़िया निगार हैं जिनकी डोमेन है सिक्योरिटी की, उनको जहमत दी जाए। तो आज मैंने जहमत दे रखी है एयर कमांडर रिटायर जनाब खालिद चिश्ती साहब को, जनरल रिटायर जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब को। दोनों अपनी डोमेन में दिहाइयाँ दे चुके हैं इस वतन अजीज़ को, सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं, बैनुल-अक़वामी बदलते मंजरनामे पर भी, हमसाये में क्या हो रहा है भारत में। मैंने जिक्र किया था त्रिशूल नामी एक्सरसाइज का आगाज़ करना है भारत ने, और नोटम भी जारी किया, पाकिस्तान ने भी जारी किया है, और बिलखुसूस ये सिंध, गुजरात और सरक्रीक के इलाके को मार्क कर रहे हैं। और उनके जो वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, वो आए रोज़ धमकी आमेज़ पैगामात दे रहे हैं। भारतीय मीडिया में एक ओपिनियन पाई जाती है कि एज़ इफ़ दे नीड सम लैंड ट्रॉफ़ी, चाहे वो सरक्रीक का मुतनाज़ इलाका क्यों ना हो। और इसी सिलसिले में कल जो राजनाथ की स्टेटमेंट थी जो आज मीडिया ने टेकअप की इंडिया में, वो ये थी कि किसी भी वक्त भारत जंगी सूरत हाल में जा सकता है, तैयारी रखें। ये बार बार वो कह रहे हैं, चाहे जैसलमेर में उनका खिताब हो या उसके बाद गुजरात में उससे पहले भोज में खिताब हो, उनके जो फौजी ज़िम्मेदार हैं उनका खिताब हो, उनका मीडिया हो, इन एक्सरसाइज को लेकर दे आर प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। पैरेलल हम देखते हैं पाक अफ़गान बॉर्डर, वहाँ पे सीज़ फायर हुआ, दोहा के बाद इस्तांबुल से हमें उम्मीद थी कि कोई मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी, लेकिन हटदर्मी जो है अफ़गान तालिबान की, अफ़गान रजीम की, वो आड़े आ रही है। लगता है दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं, वहाँ भी कोई मानी खेज़ एग्रीमेंट नहीं हो पाया। फिर गाज़ा की सूरत हाल में पीस फोर्सेस भेजनी है, वो भी मामला मुतनाज़ है, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे जनरल मिर्ज़ा साहब बांग्लादेश गए हुए हैं, उसको लेकर के भारत में बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ डूइंग देयर। ये है मौज़ूआत जिन पे बात करनी है। जनरल मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगा और बिलखुसूस इंडियन पर्सपेक्टिव से करूंगा। ये तो यूजली राजस्थान वगैरह में मशक़ें किया करते थे, ये नीचे सिंध के पास जाके और सरक्रीक, और फिर इसमें 28,000 फिट की नोटम भी जारी कर दिया, बहरिया, बरी फौज और जो नेवी है उसको इकट्ठा करके त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेस। ये खदशा है कि वो सरक्रीक के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? देखिए, 2-3 तरीके से इसको आप देख सकते हैं। एक तो ये है कि उनकी हो सकता है काई फॉर हेल्प के भाई हमारे साथ जो कुछ पाकिस्तान ने कर दिया है अब उसको भूल के हमारी जो पुरानी हैसियत उसको बहाल करें। बहरहाल की एक एक्सट्रीम व्यू ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि ये सब कुछ हमें दिखाने के लिए इस इलाके में जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ पर एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, लेकिन करेंगे कुछ और, ये कहीं ऐसी जगह पे करेंगे जिसमें शायद पाकिस्तान तैयार ना हो, और ये भी एक सरप्राइज और डिसेप्शन का एक तरीका हो सकता है। लेकिन भारत कुछ करेगा डेफिनेटली, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और भारत अकेला नहीं करेगा, मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है। उसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत ने इस किस्म का कोई मंसूबा किया हुआ है जो आपको नजर आ रहा है सामने, तो उसमें हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी जो तालिबान रजीम है ये भी हमारे खिलाफ बरसरे बेकार होगी। और फिर इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो मुझे जिस चीज़ से ज़्यादा इनको तो हम संभाल लें किसी न किसी तरीके से, जो हमारे अंदर से दहशतगर्दी जिस तरीके से परवान चढ़ाई जा सकती है, उसका भी एक मसला है कि हमें तीनों फ्रंट्स पे एक वक्त एंगेज कर दिया जाए और पाकिस्तान फिर मुसीबत में फंस के रह जाए। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जो इंतहाई खतरनाक है। लेकिन बहरहाल कौमें ऐसे मराहल से गुजरती हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी, मेरा जो मुझे इत्तलात हैं, पाकिस्तान ने भी हर किस्म की तैयारी करके रखी हुई है। जहाँ तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, हमारी नेवी का ताल्लुक है, हमारी लैंड फोर्स का ताल्लुक है, वो भी सारे मुस्तैद भी हैं और वो हर चीज़ पर नज़र भी रखे हुए हैं। और अगर भारत से इस किस्म की कोई भी जो मुहिमजोई हुई उसका जवाब तो उसको देंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे खटकती रहती है हमेशा से कि हमें ये गलतफहमी है कि शायद ट्रंप साहब इस वक्त पाकिस्तान का साथ देंगे। मेरा ख्याल है कि ट्रंप और मगरबी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के बजाय भारत का साथ देगी, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक हुआ है, जो कुछ मैं रीड कर सका हूँ और जो भी मैं देखता हूँ कि जो मुआहदात हैं अमेरिका के और बरतानिया के और इनके साथ भारत के साथ, तो वो इतने खतरनाक हैं कि किसी वक्त भी उनको एक्टिवेट किया जाए तो फिर ये नजर आता है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। ट्रंप साहब को शौक तो बहुत है जंगे रुकवाने का,
लेकिन ये एक ऐसी जंग है जिसको शायद उस वक्त रुकवाएंगे जब उनके जो मकासद हैं इस खित्ते में वो पूरे हो जाएंगे, जिसमें से बहुत बड़ा एक मकसद उनका ये है कि पाकिस्तान को चीन से बिल्कुल दूर कर देना और पाकिस्तान को इस खित्ते में उस पोजीशन पे लेके आ जाना कि पाकिस्तान की जो वो एक हैसियत है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया की नज़रों में, उसको डाउनग्रेड करके पाकिस्तान से हर वो चीज़ मनाई जाए जो वो समझते हैं उनके मफादात के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, चिश्ती साहब, ये तो लार्जर पर्सपेक्टिव में बात की जनरल साहब ने, इन डिटेल सूरत हाल का अहाता किया। मैं ज़रा पर्टिनेंटली जो इनकी त्रिशूल एक्सरसाइजेज हैं उनके जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर डेमियन सेमन कह रहा है कि जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है कि 28,000 फीट को लॉक करना बड़ा अनयूजुअल है जो नोटम वो जारी कर रहे हैं। इससे क्या मुराद है? और ये ख़ित्ता सिंध का, बहरा अरब और फिर इंडियन गुजरात, इस जगह पे ये ट्राई फोर्सेस एक्सरसाइजेस, इससे क्या मकसूद है भारत को? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने इन्वाइट किया। देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो टाइमिंग्स की बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज की और फिर इसकी एग्जीक्यूशन पे आते हैं। जी। टाइमिंग दो तरह के हैं। एक तो जो नेचुरल है इंडिया पाकिस्तान सिनेरियो के अंदर, ये अक्टूबर और नवंबर का जो मौसम होता है, ये एक्सरसाइजेज फायर सर्विस के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है। बहुत गर्मी नहीं होती, मौसम खत्म हो गया होता है, लैंड ट्रूप्स को मूवमेंट में आसानी होती है, अभी सर्दियों की धुंध या फॉग नहीं आई होती, तो ये बड़ा आइडियल मौसम होता है दोनों तरफ। हम भी एक्सरसाइजेज आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में करते हैं, हिंदुस्तान ने भी किया रूटीन में, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा है टाइमिंग वाइज। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हिंदुस्तान ने अभी जो मई में शिकस्त खाई, उनके पास इस वक्त फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं है। उन्हें लोगों को दिखाना है, हम कई दफा बात कर चुके हैं, इंटरनल इलेक्शन हो रहे हैं, वो ग्लोबल लेवल पर आइसोलेशन नजर आ रही है, रूस के तेल खरीदने पर बड़ा प्रेशर है। तो बहुत सारी डायमेंशन है जिन्होंने उन्हें डिफ्लेक्ट करना है अपनी लोकल पॉपुलेशन को और बताना है कि सिंधु 2 अभी जारी। एक तो टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये है। जहां तक ऑपरेशनल लेवल की बात है, तो ये दो जो इनके राफेल के स्क्वाड्रन हैं वो हैं हाशिमारा में और अंबाला में जी। ये दो स्क्वाड्रन, जो एक गोल्डन एरो है वन स्क्वाड्रन और एक 18 स्क्वाड्रन है, जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न साइड पे ज्यादा बेसिस की लोकेशन बनती है, जो इन्होंने इस दफा एम्प्लॉय किए थे हमारे खिलाफ मई में। तो लास्ट टाइम जब पाक फिजाइया ने एस्केलेशन से और मई के महीने में सी वर्ल्ड काफी एक्सरसाइजेज पाक फिजाइया ने भी की थी और समंदर को बड़ी कवरेज दी थी, हमारे जहाज उधर काफी रेगुलर उड़ रहे थे। तो हिंदुस्तान ने ये रियलाइज किया कि ये जो एरिया है साउथ वाला, उसके अंदर इनको राफेल डिप्लॉय करना पड़ गया था उन एक्सरसाइजेज की वजह से। और उन एक्सरसाइजेज पे डिप्लॉय करने की इन्होंने किया कि ये तो इस एरिया में इंटीग्रेटेड ही नहीं था, बिकॉज ये उनके लिए सरप्राइज था कि पाक फिजाइया ने इनको एक किस्म का एंगेज किया था साउथ वर्ल्ड। और बाद में एक ज्यादा मेन फाइट तो ज़ाहिर है सेंटर की तरफ हुई, नॉर्थ की तरफ ज्यादा हुई। लेकिन मैं आज कहना चाह रहा था कि ये इनको काफी कमियां नजर आई थी और वीकनेस भी नजर आई थी। तो एक तो ये उनका फोकस है। दूसरा, आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर का देखा होगा, वो कह रहे थे क्योंकि हम ये सर क्रीक वाले एरिया में जो वो हम कंटेस्ट करेंगे इसको, सर क्रीक का एरिया जोग्राफिकल लोकेशन या उसकी ट्रूप्स मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रखता, बिकॉज ये 90 किलोमीटर की एक वेट है, वाइड एक एरिया है। जब दरिया जाके समंदर में मिलते हैं, मार्ची एरिया है, ना यहाँ नेवी ऑपरेट कर सकती है, ना लैंड फोर्सेस जा सकती है, सिर्फ एयर कर सकती है ज्यादातर। तो आई थिंक इस डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एग्जीक्यूशन की है। एक लोकल पॉपुलेशन और डोमेस्टिक जो उनके खिलाफ ऑपोजिशन है उसको सबसाइड करने के लिए, और एक मैसेज देने के लिए कि हम तैयार हैं, लोगों को ये मैसेज देना। और तीसरी मैंने जो वजह बताई है कि राफेल की जो डिप्लॉयमेंट साउथ में हुई थी, वो इतनी इनके लिए प्लेजेंट एक्सपीरियंस इसलिए नहीं था कि वो एलियन किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, वेल कनेक्टेड नहीं थी, ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं थी, जिस तरह पाक फिजाइया की बाद में हमें 7 और बाद में 10 तारीख को नजर। इस बैकग्राउंड में हम देखें तो ज्यादा क्लैरिटी। चिश्ती साहब, ये जो उनकी नोटम है वो कुछ 26,000 या 28,000 फीट को लॉक करना, पाकिस्तान ने भी आज और कल नोटम जारी किया हुआ है, नोटिस टू एयरमैन। इससे क्या मुराद, आम शहरी को समझाएं जरा। जी, नोटम ये होता है कि जब आप एक नोटिफिकेशन होती है किस्म की, जिसमें ये कहा जाता है कि इस एरिया में, क्योंकि ये अनयूजुअल मूवमेंट होती है ऑन पर फाइटर जहाजों की या ट्रांसपोर्ट की, और मोस्टली जाहिर है एक बैंड होता है जिसके अंदर ये ऑपरेट करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी हो सकते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलर हो सकते हैं, फाइटर्स भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट जहाज भी मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन किया जाता है सिविल ट्रैफिक को कि ये रिलेटिवली जो पीस टाइम में एक नॉर्मल ट्रैफिक होती है उससे ज्यादा ट्रैफिक होगी और इन ऑल्टीट्यूड की ब्रैकेट के दरमियान होगी। और दूसरी तरफ भी किया जाता है नोटिफिकेशन इसलिए कि सेफ्टी प्रिकॉशन किया जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये डिक्लेरेशन की जाती है कि अगर तो जहाज इमरजेंसी में लैंड करे उनकी तरफ, अपनी तरफ, तो ये एक लेवल ऑफ अलर्टनेस जारी किया जाता है। ओवरऑल ये रूटीन है,
नोटिफिकेशन का मतलब या नोटैम का मतलब ये नहीं है कि जंग होने लगी है या उन्होंने नोटिस ये दे दिया कि जंग होने लगी है। हमें भी ये करना पड़ता है टू बी अलर्ट। लेकिन ये चीज मैं क्लोजिंग तक आपको जरूर बताना चाहूंगा कि पाक फजाइया का मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि उन्होंने हर मूवमेंट पे अभी भी नजर रखी हुई है। ईच डिप्लॉयमेंट जिसके है वो विजिबल है और इसके अंदर कोई इंशाल्लाह ताला सरप्राइज नहीं होगा। पाक फजाइया ने जो काउंटर मेजर्स प्रिवेंटिव लेने थे, क्योंकि हम तो ऑफेंसिव पहले भी नहीं जाते, जो डिफेंसिव लेने थे जिंदाबाद। बहुत ज़बरदस्त जी, अगर हम तैयार हैं इस मामले में तो दैट्स इनक्रेडिबल। ये आवाम को बड़ी सहारा और तसल्ली मिलनी चाहिए जज्बाती तौर पर भी। जनरल साहब, मैं अब ज़रा दूसरे दो मौज़ूआत उन पर बात करना चाह रहा हूँ। ये इस्तांबुल डायलॉग से तो बज़ाहिर अभी तक कुछ नहीं निकल पा रहा, पोजीशन बार बार उनकी बदली जा रही है। टीटीपी के हवाले से कार्रवाई की बात हो, उस पर कोई यकीन दहानी नहीं आ रही। टीटीपी को फ़रीक के तौर पर उन्होंने बात करने की कोशिश की, गारंटर सालिस के तौर पर भी उस तरह से कतर और तुर्की ने सालसी कोशिश की, लेकिन एक डेडलॉक सा और एक ये मुआहिदा कोई पीसफुल होता दिखाई नहीं दे रहा। नाकामी हुई है इसमें अफ़गान तालिबान की हटदर्मी से। तो इंडिया की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ अफ़गान साइड के ऊपर भी जो मोमेंटम बन रहा है, वो बार बार उनका मीडिया, उनके तर्जुमान, उनके सहाफ़ी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अब हिट किया तो विल स्ट्राइक इस्लामाबाद, हम हिट करेंगे, ख़ुद कुछ बम्बार हैं और दीगर उनके पास चीज़ें हैं, विल गो ऑल आउट, और हमने यहाँ एम्पायर्स को वापस धकेलने पर मजबूर किया। ये इसको कैसे आप रीड करते हैं? कुछ समय पहले इससे मैंने बात की थी कि वेस्टर्न बॉर्डर्स भी हमारे लिए इसका नहीं है इस वक्त, और जो भी आप बातचीत सुन रहे हैं, जो पहुंच रही हैं, इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं आपको। एक तो जो माहिदे पर ये खड़े नहीं हो रहे किसी जगह पर, रोज के हिसाब से पोजीशन बदलते हैं अपनी। एक तो अगर आपको याद हो, शायद आपके ही प्रोग्राम में मैंने कहा था कतर और तुर्की की बेहतरीन इंटेंशंस है, नॉट स्टैंडिंग दैट ये कोई इतना ज्यादा इनका क्लाउड नहीं है कि तालिबान की बात मान के। जी हमारे शो में आपने बात की किसी न किसी स्टेज पर तो जो भी अंपायर होगा उसको किसी जो भी साइड हरदर्मी दिखाएगी उसको दबाना तो पड़ेगा उसको। तो उसमें एक थोड़ी आपको नजर आएगी कि ये एक मसला है इसमें। लेकिन जहां तक तालिबान रजीम का ताल्लुक है, उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है कि वो मुआहिदा अगर आप कर भी लेंगे तो उसको मुआहिदे को फिरने से उनको ज्यादा देर लगती नहीं है। उनके लिए 100 बहाने उसके तैयार कर सकते हैं। और जहां तक आप दूसरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि दहशत के जो खुदकुश बमबार हैं, दूसरे पहले ही कह चुका हूं कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए जो कोशिशें जारी हैं, वो आज से नहीं काफी अरसे से जारी हैं, उसमें तेजी आ सकती है। दहशतगर्दी की जो एक लहर आपने देखा था पिछले कुछ दिनों में उठी थी, वो अल्लाह का शुक्र है कभी तो कम हो गई हुई है, लेकिन ये इसको दोबारा रिवाइव करके, जिस तरीके से मैंने कहा कि पाकिस्तान के तीनों फ्रंट, ईस्टर्न, वेस्टर्न और इंटरनल फ्रंट को भी पाकिस्तान को तंग किया जाए, ये एक सूरत हाल है जो हो सकती है। और इसके लिए भी हमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं विद इन द कंट्रीज, उनके लिए स्पेशली पुलिस, दूसरे इनको बहुत ज्यादा एक्टिव और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, ताकि कहूँगा फौज पाकिस्तान का जो टेंशन है वो इस तरफ ना हो और हम बाकायदा बॉर्डर्स की जो अपनी सिक्योरिटी है उसके लिए हम पूरी तरीके से अपनी कार्रवाई अमल में ला सकें। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, इसके बारे में मेरा ख्याल है हमें कोई शक व शुबा रहना नहीं चाहिए, तैयारी में करनी चाहिए। लेकिन साथ में कहता चलूं कि हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी कौम इससे गुजर चुकी है और पाकिस्तान कौम इससे गुजर कर एक कुंदन बन के सामने आई है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की भट्टी में पता नहीं कितने अरसे से जल रहा है और अब पाकिस्तान के अवाम सब कुछ एक मजबूत कौम के तौर पर सामने आए हैं। फौज पाकिस्तान में हर जो आपका फौजी है जिसकी 4, 5, 6 साल नौकरी है, वो तकरीबन 2 से 3 दफा हार्ड एरिया में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़के आ चुका हुआ है। मगरबी साधों को अच्छी तरीके से समझते हैं, इनको भी अच्छी तरीके से समझते हैं, उनके साथ भी डील करने जानते हैं। जैसा आपने पिछली झड़प में देखा कि अफगान तालिबान को मुँह की खानी पड़ी, इस तरह मशरक़ की सरहदों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जिसकी इज्जत बख्शी है। तो इसलिए हमारी तीनों फोर्सेज, चाहे वो नेवी है, एयर फोर्स है, लैंड फोर्स है, वो तैयार हैं और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इंशाल्लाह दुश्मन को इस दफा भी मुँह की खानी पड़ेगी। अगर दुश्मन ने कोई ऐसी कोई कार्रवाई की तो इंशाल्लाह पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। मैं जनरल साहब एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ। अभी इसी मौजू पर मैं चिश्ती साहब की राय भी लेनी है और बिलखुसूस जनरल मिर्ज़ा जो बांग्लादेश गए उसको बात भी करनी है। छोटी सी ब्रेक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें अगर मुआहिदे से कुछ बरामद नहीं होता, जिसके खदशात भी हैं, और हो भी जाए तो भी उसकी यकीन दहानी नहीं दी जा सकती जो इस वक्त तालिबान रजीम जिस तरह से खेल रही है, बिलखुसूस
जब से मुल्ला मुत्तकी का दिल्ली का दौरा हुआ उसके बाद। चिश्ती साहब, अगर ये सूरत हाल एस्केलेट करती है जिसके खदशात हैं, और ये देखिए जब से ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, नेगोशिएशन हो रही है, बार बार तीरा हो कुरम हो इन इलाकों में पाकिस्तानी पोस्टों पर टीटीपी के दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, दहशतगर्दी की तश्कीलें आ रही हैं, उनको मारा भी जा रहा है और वो कोलैटरल डैमेज भी कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तानियों का। मेरा सवाल ये है कि इफ़ वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, और हमने जो रिजॉल्व किया कि हम उनके हाइड आउट्स पर जाएंगे, पाकिस्तान किस हद तक कैपेबल है टू स्ट्राइक हाइड आउट्स इन काबुल, कंधार एंड अदर पार्ट्स ऑफ द अफगानिस्तान? जी जामिद साहब, इसमें दो डायमेंशन हमें देखनी चाहिए इस बैकग्राउंड में। पुरानी जो हमारी एस्केलेशन जब भी कभी हुई है और उसके और जो प्रेजेंट हुई है इसके मुकाबले में, पहले जब भी होता था तो हम ज्यादा से ज्यादा अपना रिजॉल्व करते थे, तो हम कहते थे कि बॉर्डर पे ट्रेड बंद करते थे, या हम ये कहते थे कि अपनी रिजॉल्व फिर देते थे कि हम मार्जिन को वापस पुश बैक कर देंगे। यहाँ तक होता था और शायद यही मिसलीड किया अफगानिस्तान की हुकूमत को कि शायद हमने ये न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, और जितने लॉसेज हमारी हो रही थी, फौजा जो खासतौर पर जनाजे हमने उठाए उनकी बहुत कीमत दे रहे थे, तो उन्होंने अज्यूम किया था कि शायद हमारे अंदर या तो हमारी सलाहियत नहीं है या हमारा हौसला नहीं। तो हमने दोनों दिखाए, और ये नेगोशिएशन टेबल पर जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आपने करनी होती है बातचीत, तो आपको ये फायदा देती है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इस एक्शन को, लेकिन मैं सिर्फ एज मिलिट्री एनालिस्ट अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमें फेवर करती है, जो कि ना चाहते हुए हमने की है, जिसको मैं सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाहिर है हमारा ये एम ही नहीं है कि अफगानिस्तान के तालिबान को या किसी फोर्स को भी इंगेज करना। एक बात है, ये हमने बहालत मजबूरी किया है। ये हमारे एडवांटेज में जाता था, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाता था। जो हमारे खिलाफ जाती है बात, वो इसलिए है कि हिंदुस्तान अभी बहुत वेल प्रिपेयर्ड आया है, फाइनेंशियल इंसेंटिव देने के लिए आया है। तालिबान ने ये रियलाइज किया कि उनकी इंस्टेबिलिटी में ही इंस्टेबिलिटी है सिर्फ उनकी हुकूमत की। जितना वो इंस्टेबल रहेंगे वो स्टेबल रहेंगे, क्योंकि उनको पैसे ज्यादा ऑफर होते हैं, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा ऑफर होता है। ये एक न्यू डेवलपमेंट है जो इस पे हुई है। अब आपके फोकस करते हैं उस सवाल पर कि हमने अपनी प्राइस बताई है पहली दफा, कि हमारी रीच भी है, हमारा रिजॉल्व भी है। Exactly. ये आम शहरी जानना चाहते हैं इस बारे में कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती और हमें स्ट्राइक करना पड़ता है, तो आप जैसे तज्जिया निगारों से सुनना चाहता आम शहरी पर। जी, अब मैं आता हूँ आपके फोकस उस सवाल के ऊपर कि हमारी काबिलियत क्या है। तो मैं पाकिस्तान आर्मी की तो काबिलियत उस तरह, जनरल साहब हमारे मौजूद हैं, वो बेहतर कमेंट करेंगे, लेकिन मैं पाक फिजाइया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि टारगेटिंग स्ट्रैटेजी इंतहाई एक्यूरेट थी। बहुत सबूत और प्रूफ के बाद अंडरटेक किए गए सारे ऑपरेशन, वेरिफिकेशन करके किए गए। मैं आपको यहाँ तक कह सकता हूँ तकरीबन 100 टारगेट जो अप्रूवल के लिए आते थे, उसमें से 5 या 10 अप्रूव किए जाते थे। आप डबल वेरिफिकेशन के बाद हर चीज को काफी दिनों तक ट्रैक किया जाता था, अच्छा, सर्वेल किया जाता था, डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी। जब 100% से ज्यादा आइडेंटिफाई हो जाता था तब टेक ऑन किया। एक और प्रोपेगेंडा जो खासतौर पर इंडिया की तरफ से हमारे खिलाफ आ रहा है कि शायद हमने कोलैटरल डैमेज किया है और कोई क्रिकेटर मार दिए, इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया था कि औरतें मारी गई वहां पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पाक से वेरीफाई किया है, ऐसी बात नहीं है। एक तो क्रिकेटर कोई 4-5 हजार की पहाड़ी के नोक के टीले के ऊपर अगर एक कैमरा हुआ तो उस क्रिकेटर नहीं पहुंच सकता, दूसरा खातून तो नहीं चढ़ सकती इतनी दूर, सिर्फ कुछ टेररिस्ट चढ़ सकते हैं। तो उनको टारगेट किया गया है, क्योंकि जब मैंने टारगेट डिटेल कंफर्म किया तो वो ऐसी जगहों पर है जहां ना गाड़ियां जा सकती हैं, ना कोई हेलीकॉप्टर लैंड करता है। तो ऐसी कोई एक तो मिस इन्फॉर्मेशन। कैपेबिलिटी वाइज हमारे पास एक्सट्रीमली एक्यूरेट डाटा, प्रिसाइज और अपडेटेड है हमारे पास, और बहुत ऑथेंटिक है। लेकिन रिफ्रेन किया गया, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि बाय चॉइस नहीं कर रहे, ये बाय कंपल्शन हमने किया है। लेकिन अगर चैलेंज किया जाता है जाहिर है तो फिर बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला सक्सेस रेट के भी चांसेस हैं। एक और ज्यादा कीमत बढ़ाई जा सकती है जो हमारे चॉइस की फिर नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी तक पिछले 4 दहाइयों में, जन साहब भी एग्री करेंगे, मैंने भी जो सर्विस की थी, तो हमने एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखी है अफगानिस्तान के दोस्तों भाइयों को समझते हुए कि ये वहां से माजरीन आए हुए हैं, पहले मुजाहिदीन हमारे हक में लड़ते रहे थे। तो हमारा शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। इवन हमें नाराजगी भी हुई तो हमने बड़ा उसको ठंडे तरीके से हल करने की कोशिश की, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली लास्ट पॉइंट इसके ऊपर ये है, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस वक्त जिसको कहते हैं ना रोटेशन ज्यादा बड़ी भर दी, प्रोमिसेस बहुत बड़े बड़े कर दिए, सब विभाग बहुत ज्यादा दिखाए, क्योंकि उनको बड़ा आसान लगता है कि 2-4 बिलियन वेस्ट साइड पर देकर बजाय इतने बिलियंस के जहाजों का खुद नुकसान उठाए, वो बेहतर है कि पाकिस्तान को वेस्ट साइड पर एंगेज किया जाए। कैपेबिलिटी वाइज कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिसको मैं कह रहा हूँ अनविलिंगली हम करेंगे, लेकिन रिजॉल्व और कैपेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मिर्जा साहब, वो दौरे पर हैं,
और उसमें जो बांग्लादेश के एक बड़े मारूफ अखबार नवीस हैं सलाहुद्दीन, उन्होंने ख़बर दी कि उनको बड़ी स्ट्रेटेजिक जगहों पर भी ले जाया जाएगा जो बिलखुसूस चिकन नेक के इलाकों के पास बनते हैं। सिलहट कैंट का दौरा भी करना है। वो ये बांग्लादेशी अखबारों को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। नेवल चीफ हूँ, एयर चीफ हूँ उनके, या बड़ी फ़ौज के सरबराह, उनसे मुलाकात भी, यूनुस साहब से भी उनकी मुलाकात, उसको लेकर के भारत बड़ा परेशान है। और जो बिलखुसूस किताब जिस तरह से पेश की डॉक्टर यूनुस ने, जिसमें नक्शे में 7 सिस्टर्स आ रही हैं, ये हम बांग्लादेश के साथ आफ्टर एजेस कोई डिफेंस पैक्ट लार्जली हम कोई रिवाइव कर रहे हैं, या कोई स्ट्रेटेजिक मूव है हमारी जिसकी वजह से भारत में बेचैनी है? व्हाट एल्स? देखिए, ये हालात जिस तरीके से बने हैं, इसके बाद आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश जो इस वक्त है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और ये तो आप आज की बात कर रहे हैं ना, शमशाद का वहां पे जाना, ये बड़ा टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल है इस वक्त। देखिए, उस वक्त गए हैं जब भारत इतना शोर मचा रहा है, तो उसको बताना ये मकसूद है कि भारत के लिए भी 2 फ्रंट नहीं, भारत को भी 3-4 फ्रंट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। और जब ये मई का सिलसिला चल रहा था और भारत ने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया था, उसके फौरन बाद बांग्लादेश से आवाज उठी थी, और वो बड़ी मुस्तनद आवाज है। मैं जानता हूँ लोगों को, ठीक, उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ये चिकन नेक जिसकी आप बात कर रहे हैं, सिलेट वगैरह जाने की, उन्होंने कहा था कि हम इस पे हमला करके इसको काट देंगे, इसको बिल्कुल। और एक तरफ से बांग्लादेश तैयार खड़ा हुआ था, चीन भी ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक लेवल वगैरह आप जब देखते हैं पूरी ज्योग्राफी को, तो फिर आपको समझ आती है कि बांग्लादेश का दौरा और बांग्लादेश का जो उनकी जो वाइब्स आ रही हैं हमें हम तक पहुंच रही हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग थे, जो हमारे साथ सर्व किया था, वो इस वक्त हमारी उम्र के लोग हैं, कुछ हैं वहां पे, तो वो लोग हमारे साथ में कांटेक्ट हैं। उनकी तरफ से जो बातचीत हमें सुनने को मिलती है, वो भारत के उतने ही गुस्से में है भारत के खिलाफ, जितना मैं समझता हूँ कि कोई भी हो सकता है। क्योंकि जो भारत ने किया है बांग्लादेश में गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों में, वो सब इस चीज को समझते हैं कि बहुत ज्यादा बांग्लादेश का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है भारत ने। सही है। और सीना बाजी के साथ मिलकर जो कुछ उन्होंने किया है वहां पे, जिस तरीके से अपने शहरियों को उन्होंने मारा है, गोलियों से भून दिया उनको, और इतने बड़े बड़े जमात इस्लामी किस्म के जो मगरब जो हमारे लीडरशिप थी वहां की, उनको फांसियों पर चढ़ाया है, सिर्फ एक दुश्मनी की है और एक वो अपने गुस्से की। और इसलिए बांग्लादेश इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है। और डॉक्टर यूनुस की किताब का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें नक्शे की बात की है, वो नक्शा मैं समझता हूँ कि वो बजाते खुद भारत के लिए बहुत बड़ा एक धचका है, क्योंकि भारत को ये पता है कि अगर ये बात हुई तो फिर भारत के लिए मसाइल वहां से भी बनेंगे, बर्मा से भी बनेंगे। बिल्कुल ठीक। चिश्ती साहब, स्ट्रेटेजिक वैल्यू की बात हो रही है। अफगानिस्तान, दिल्ली सरकार अगर काबुल की तारें हिला रही है, तो वहाँ बांग्लादेश की जो सूरत हाल जनरल साहब बयान कर रहे हैं, बिलखुसूस मैं वो चिकन नेक की, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, फिर चाइना बर्मा की बात हो रही है। हसीना वाजिद की रजीम में तो सूरत हाल और थी, वो भारत नवाज सूरत हाल थी। अब क्या यकसर मंजरनामा तब्दील हो चुका? अब क्या बांग्लादेश की फ़ौज, बांग्लादेश के अवाम, हुक्मरान पाकिस्तान के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? और क्या वाक़तन पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात भारत के लिए तशवीश का बायस बन सकते हैं इन रियल, अगर हमारे लिए अफगानिस्तान बनेगा? जामी साहब को एक 2 पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ चिश्ती साहब से जनरल एक लेवल पर जी, चिश्ती साहब से मैं कमेंट ले लूं मैं जी जी मैं कह रहा था 2 सेंटेंस में बोलना चाहूंगा कि जब ये ब्रेकअप हुआ है उसमें कुछ हमारे की गलतियां थी और कुछ जाहिर है दुश्मनों ने भी किया था कि हम हमारा लैदा हो जाए। मैं आज से तकरीबन 22 साल पहले बांग्लादेश गया था, जब वो बांग्लादेश बन चुका था। उस वक्त खालिदा जिया की हुकूमत थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमारा एक मिलिट्री डेलीगेशन था, मुख्तलिफ बेसेस और उसको हमने एयरफोर्स के और आर्मी के यूनिट्स विजिट किए थे और लोगों से भी मिला था। और उस दौरान मुझे ये महसूस होता था कि एक एलिमेंट ऑफ रिग्रेट दोनों तरफ से हमारा था। हमें भी अफसोस था कि हमारा बाजू होता था और उन लोगों को भी था। खास तौर पर वो चाहते थे कि पाकिस्तान से क्लोज कोलैबोरेशन हो। हसीना वाजिद का फिर 16 साल का टेन्योर आया। मैं सालपुर अकेडमी में जब इंस्ट्रक्टर था तो बांग्लादेश के ट्रेनीज आया करते थे, वॉर कॉलेजेस में आया करते थे, मैं उनका पढ़ाता रहा हूँ, जो सिखाता रहा हूँ। तो उसके बाद हसीना वाजिद का आया, उन्होंने सारी अलाइनमेंट इंडिया की तरफ कर दी जी। और ये जितने मेरे जानने वाले थे, चंद एक जो बांग्लादेश के ऑफिसर्स थे, जब वो कहते थे तो वो खुद हेल्पलेस फील करते थे कि उनकी हुकूमत की अलाइनमेंट
ओवर, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा ही हिंदुस्तान की तरफ इंक्लाइन हो गई थी। तो आई एम श्योर, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, और अब उन्होंने 16 साल सबक भी सीख लिया होगा हिंदुस्तान की कोलैबोरेशन में रह के, कि उनका एजेंडा तो हमें अपने खिलाफ या अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि अब काफी बेहतर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो गया होगा, उनमें रियलाइजेशन भी हो गई होगी, उन्होंने सबक भी सीख लिया। और जाहिर है, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, सॉवरेनिटी जितनी उनको इम्पोर्टेंट, हमें इम्पोर्टेंट है, उनको भी थी। और उन्होंने देखा कि पिछले 16 साल में हिंदुस्तान के हाथों कितनी ज्यादा उनकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी, कितने ज्यादा कोलैबोरेशन इनके फेवर में नहीं थी, फिर भी उनको मजबूरन करनी पड़ रही थी। तो मेरा ख्याल है आइडियल सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त, जो इस वक्त स्टेटस है उनका डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेटअप में है, पाकिस्तान बहुत कुछ उन पर कर सकता है। जी जी जनरल साहब, लास्ट कमेंट। जनरल साहब आपका लास्ट कमेंट सर, मुख्तसर। देखिए, मैं 71 में वहां पे था जब ये वो विक्ट्री डे मना रही थी इंडियन फोर्सेस। तो उन्होंने एक जगह मुझे किसी सिर्फ शर्मिंदा करने के लिए वाकई बाहर खड़ा किया हुआ था। जब वो जी, और जब वो थोड़ी उसमें ब्रेक हुई तो जो बांग्लादेशी लोग अंदर थे, नौजवान लोग थे, वो बाहर आकर मुझे वो रोने लग गए थे बात से कि हमने ये तो नहीं चाहा था। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो आज कुछ डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये कोई मेरे लिए अनहोनी बात नहीं है, ये होनी ही थी। और इंशाल्लाह बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनरल मुस्तफा साहब और जनाब चिश्ती साहब, आप दोनों ने वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में इतनी मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह।